दोस्तों, आज जो मूवी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है जो आपका दिमाग हिलाकर रख देगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पुलिस एक बंदे को जिसका नाम विक्की होता है उसे कब्रिस्तान लाते हैं जहाँ एक लड़की की बॉडी होती है जो इस लड़के की वाइफ होती है, जिसे देखकर विक्की गुस्से में बोलता है, तुम जहाँ हो मैं भी वहीं आ रहा हूँ और जिससे मेरी मुलाकात होगी वो फिर तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। दरअसल ये लाइन वो अपनी वाइफ के कातिलों के लिए कहता है और जो आगे हमें पूरी मूवी में सुनाई देगी। फिर सीन शिफ्ट होता है एक कार पर जिसमें डॉक्टर सलीम रहमान नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा होता है। रात के वक्त उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है और कॉल पर वो बंदा सलीम से वही बात कहता है कि तुम जहाँ हो मैं वहीं आ रहा हूँ। सलीम बहुत डर जाता है और गाड़ी रोक देता है। तभी एक आदमी सलीम की गाड़ी के सामने आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है 2 दिन बाद जहाँ टीवी में यही न्यूज चलने लगती है कि डॉक्टर सलीम रहमान 2 दिन से लापता है। इस बीच एक चर्च के फादर विक्की से मुलाकात करने के लिए आते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एक पुलिस वाला जिसका नाम माइकल होता है वो मोर्चरी के बाहर खड़ा होता है। तभी उसे कॉल आता है कि सिटी के बाहर कार में एक जली हुई लाश मिली है। ये सुनने के बाद माइकल पोस्टमार्टम रूम में जाकर ये बात पोस्टमार्टम करने वाली सीनियर डॉक्टर भद्रा को बताता है और उससे इस केस के लिए मदद मांगता है। फिर अगले सीन में सब लोग डॉक्टर भद्रा के साथ क्राइम स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि गाड़ी के अंदर एक बंदा बहुत बुरी तरह से जला होता है। इसको बारीकी से देखने के बाद भद्रा माइकल से कहती है कि ये मर्डर यहाँ पर हुआ ही नहीं है, मतलब इस बंदे को कहीं और मारा गया है और यहाँ पर लाकर पेट्रोल डालकर जला दिया गया है जिससे ये बंदा बहुत बुरी तरह से जल गया है। फोरेंसिक वालों को उसी जगह पर पेट्रोल का टैंक मिलता है जिससे पता चलता है कि इस पेट्रोल के टैंक की वजह से ही इस बंदे और उस गाड़ी को जलाया गया था। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एसीपी विशाल जो मोर्चरी में डॉक्टर भद्रा के पास आता है और भद्रा से उस लाश की ऑटोप्सी रिपोर्ट मांगता है। तो भद्रा विशाल को बताती है कि मरने से पहले इस आदमी को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया है क्योंकि इसके शरीर की 8 हड्डियां टूटी हुई हैं और इसके दाहिने हाथों की 5 उंगलियां काट दी गई है। उसी रात एक रिपोर्टर अपने फोन में टिकटॉक वीडियो देखती रहती है तो इस लड़की के सामने एक वीडियो आता है जिसमें एक कांस्टेबल डांस करता रहता है। लेकिन जब वो रिपोर्टर इस वीडियो को ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि इस कांस्टेबल के पीछे सलीम रहमान का स्केच बना होता है और ये एक जेल का वीडियो होता है और उसके बाद से ही वो डॉक्टर गायब है। अगले दिन वो रिपोर्टर इस न्यूज को अपने चैनल पर टेलीकास्ट कर देती है और इधर डॉक्टर भद्रा की टीम 3D एनालिसिस के जरिए उस कंकाल का पता कर लेती है कि ये कंकाल डॉक्टर सलीम रहमान का ही है। तभी माइकल भागता हुआ उनके पास आता है और उनसे न्यूज देखने के लिए कहता है। अब शहर में ये बात तेजी से फैल जाती है कि डॉक्टर सलीम रहमान का कत्ल हो चुका है और उसका स्केच एक जेल में मिला है। दूसरे दिन ये बात सलीम रहमान के पिता अली रहमान को पता चलती है और वो अपने बेटे की डेड बॉडी लेने के लिए आता है। फिर अगली सुबह विशाल और माइकल विक्की के जेल की डिटेल्स पता करते हैं क्योंकि वो स्केच विक्की के जेल में ही बना हुआ होता है। विशाल माइकल से पूछता है कि क्या कोई विक्की से मिलने के लिए आता है तो वो बताता है कि कोई भी नहीं आता, लेकिन कभी कभी चर्च के फादर आते रहते हैं। लेकिन वो सिर्फ विक्की से ही नहीं मिलते बल्कि सभी कैदी से मुलाकात करते हैं और उनके लिए प्रे करते हैं। लेकिन लास्ट टाइम जब फादर आए थे तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि विक्की किसी को मारने की बात कर रहा था और उसकी आंखों में मुझे बदले की आग नजर आ रही थी। फिर अगले सीन में जेल में विक्की जब अपना काम कर रहा होता है तो बाकी के कैदी विक्की को मारने की कोशिश करते हैं और उनमें जबरदस्त फाइट हो जाती है। फिर यहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसे वहां से ले जाती है। फिर विशाल और माइकल उसके पास आते हैं और विशाल विक्की से पूछता है कि तुमने जिस सलीम रहमान का स्केच बनाया था वो मर चुका है, बताओ तुमने ये स्केच क्यों बनाया था। तो विक्की कहता है कि ये पता करना तुम्हारा काम है। फिर दोनों वहां से वापस आ जाते हैं। फिर अगले सीन में सलीम के पिता किसी मिनिस्टर से मुलाकात करके विशाल पर दबाव बनाते हैं कि जिन लोगों ने सलीम को मारा है उन्हें जल्द से जल्द पकड़ना होगा। तो एक ऑफिसर विशाल को डॉक्टर भद्रा की हेल्प लेने के लिए कहता है। फिर विशाल डॉक्टर भद्रा के पास जाता है जो इस टाइम अपनी बेटी के साथ बीच पर आराम के पल बिता रही होती है और उनसे इस केस में उनकी हेल्प करने के लिए कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि विशाल विक्की को डॉक्टर सलीम का फोटो दिखाकर पूछता है कि मुझे पता है कि इन्हें तुमने नहीं मारा, बताओ इस काम में कौन तुम्हारी मदद कर रहा है। तो विक्की कहता है कि ईश्वर इस काम में मेरी मदद कर रहा है और जोर जोर से हंसने लगता है। तभी विशाल पूछता है कि एंजल कौन है तो वो अचानक चुप हो जाता है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी बदल जाते हैं। फिर इंट्रोगेशन खत्म होने के बाद
विशाल डॉक्टर भद्रा के पास जाता है, जहां भद्रा विशाल से कहती है कि हमारा एंजल के बारे में जानना बहुत जरूरी है और हमें ये सिर्फ वो चर्च के फादर ही बता सकते हैं। अगले दिन पुलिस वाले विक्की को एंजल की कब्र के पास लेकर जाते हैं और चर्च के फादर से मिलते हैं। फिर भद्रा और विशाल फादर से एंजल के बारे में पूछने लगते हैं, तो फादर इन दोनों को एंजल के बारे में बताता है। 25 साल पहले पता नहीं कौन लोग हमारे चर्च के बाहर एंजल को छोड़कर चले गए थे। तब से वो चर्च में ही पली बड़ी है। वो छोटी सी प्यारी सी बच्ची एंजल की तरह दिखती थी, इसलिए मैंने उसका नाम एंजल ही रख दिया। और जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो वो जीसस को ही अपना फादर मानने लगी। फिर एंजल की लाइफ में चाहे दुख हो या चाहे खुशी हो, वो जीसस के पास ही आकर उन्हें अपनी सारी बातें बताती है। एंजल जब और थोड़ा बड़ी हुई तो एक दिन जीसस के पास आकर कहती है कि उसको एक बॉयफ्रेंड चाहिए। उसी वक्त वहां पर विक्की भी मौजूद था, मतलब विक्की उसी चर्च में काम करने के लिए आता रहता है। वो एंजल की बातें सुन लेता है और उसका मजाक उड़ाता है और मन ही मन एंजल को लाइक करने लगता है। इस तरह से इन दोनों के बीच प्यार हो जाता है और कुछ दिनों के बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद जब एंजल माँ बनने वाली होती है, तब विक्की सोचने लगता है कि अब कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ लेगा और दूसरे शहर चला जाएगा। लेकिन इसी दौरान एंजल की मौत हो जाती है। फिर सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहां विक्की पुलिस वालों से कहता है कि मैं चर्च में जाकर प्रे करना चाहता हूं। भद्रा उसको चर्च में जाने की परमिशन दे देती है और जब विक्की चर्च में प्रे कर रहा होता है तो भद्रा उसके पीछे ही बैठी होती है। फिर विक्की ईश्वर से एक बंदे को मारने के लिए प्रे करता है और भद्रा के पास आकर कहने लगता है कि मैंने अपना टारगेट सेट कर दिया है, अब सब कुछ गॉड देख लेंगे। एंजल की कब्र पर एक सेंटेंस लिखा होता है कि काइन के नक्शे कदम पर। गाड़ी के वापस आते टाइम विशाल भद्रा से यही पूछने लगता है कि इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है। भद्रा बताती है कि बाइबल में एक कहानी है कि प्रॉपर्टी के लिए काइन ने अपने भाई एबेल की हत्या कर दी, इसलिए गॉड ने काइन को शापित कर दिया। तभी कुछ लोग गाड़ी में आकर भद्रा और विशाल की गाड़ी पर हमला कर देते हैं, लेकिन विशाल उन लोगों पर फायरिंग करने लगता है और वे लोग वहां से भाग जाते हैं। विशाल विक्की से पूछने लगता है कि क्या ये तुम्हारे आदमी हैं, लेकिन विक्की जवाब नहीं देता। दूसरे दिन भद्रा और विशाल एंजल के फाइल को पढ़ने लगते हैं। कुछ सालों पहले एक्सीडेंट की वजह से एंजल की डेथ हो गई। उस वक्त एंजल को जिस हॉस्पिटल में ले गए वो हॉस्पिटल सलीम रहमान का ही है। उस वक्त सलीम रहमान ने ही एंजल की ऑटोप्सी की थी। ये देखकर भद्रा को शक हो जाता है कि सलीम रहमान एक हार्ट सर्जन है, फिर वो एंजल का ट्रीटमेंट कैसे कर सकता है और उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट पर साइन कैसे कर सकता है। विशाल भद्रा से पूछता है कि क्या हम दोबारा एंजल का पोस्टमार्टम कर सकते हैं, तो भद्रा कहती है कि हाँ जरूर कर सकते हैं। तभी माइकल कहता है कि मैडम लेकिन अब तक तो वो बॉडी डिकम्पोज हो चुकी होगी। उसके बाद जब माइकल उस चर्च के फादर को पुलिस स्टेशन ला रहा होता है तो बीच रास्ते में कोई अनजान बंदा उस पर गोली से हमला कर देता है। माइकल फादर को हॉस्पिटल लाकर उसका ट्रीटमेंट करवाने लगता है। फादर की जान तो बच जाती है लेकिन कंडीशन बहुत खराब होती है। अब कुछ लोग एंजल की कब्र को खोदने लगते हैं। तभी वहां पर विशाल और भद्रा आ जाते हैं, क्योंकि भद्रा को पता होता है कि कोई ना कोई एंजल की बॉडी को निकालकर उसे डिकम्पोज करने की कोशिश करेगा। विशाल और उन लोगों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है और विशाल एक बंदे को गिरफ्तार कर लेता है। फिर दूसरे दिन भद्रा कोर्ट के ऑर्डर लेकर एंजल की कब्र खोदती है तो एंजल की बॉडी ताजा की ताजा होती है, मतलब अब तक तो इसे डिकम्पोज हो जाना चाहिए था। तो भद्रा इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देती है और कहती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि एंजल की डेड बॉडी को एक बॉक्स में रखा गया था, मतलब एक ऐसे डिब्बे में जिसमें ना तो हवा जाती है और ना ही सनलाइट, और हर किसी की बॉडी अलग तरह से बिहेव करती है और कई बार तो बॉडी एक मम्मी की तरह हो जाती है, इसलिए एंजल की बॉडी अब तक वैसी की वैसी ही बनी हुई। फिर भद्रा एंजल का पोस्टमार्टम करती है और विशाल के पास आकर कहती है कि विशाल सलीम ने झूठी रिपोर्ट बनाई, इससे पहले एंजल का पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं। और सबसे जरूरी बात यह है कि एंजल की बॉडी से हार्ट गायब है, मतलब उसकी बॉडी में हार्ट है ही नहीं। इसका मतलब जेसी हॉस्पिटल में कुछ मेडिकल क्राइम हुआ था। तो यही पता करने के लिए भद्रा और विशाल जेसी हॉस्पिटल आते हैं। हॉस्पिटल में भद्रा अब्राहिम एबेल का नाम देखकर चौंक जाती है और उसे वही सेंटेंस याद आता है जो विशाल ने एंजल की कब्र पर लिखा देखा था, यानी कि काइन के नक्शे कदम पर। तो भद्रा गहराई से सोचने पर समझती है काइन की कहानी में कौन कौन होता है, यानी कि काइन और एबल से इब्राहिम एबल का नाम जुड़ा है, तो इसलिए उसका अगला शिकार इब्राहिम एबल है। उसी वक्त विक्की जेल में इब्राहिम एबल की स्केच ड्रॉ करता है। भद्रा फौरन विशाल को लेकर इब्राहिम एबल के पास जाती है इस केस के बारे में कुछ डिटेल्स पूछने के लिए। बातों ही बातों में एबल के मुंह से सच निकल जाता है। विशाल फौरन नीचे आकर माइकल से कहता है तुम्हारे साथ कुछ और लोगों को बुला लो, यहाँ पर सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। कल सुबह हम इब्राहिम को पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। उसी वक्त इब्राहिम अपने फोन पर किसी को कॉल लगाने ही वाला होता है कि तभी भद्रा अपना फोन लेने के लिए वापस ऊपर आ जाती है, जो जाते समय वो भूल गई थी। नीचे आकर कहने लगती है कि एबल ने कहा था कि घर में वो सिर्फ अकेला रहता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस घर में कोई और भी है।
तभी एबेल के कमरे से गोली चलने की आवाज आती है। विशाल और भद्रा ऊपर जाकर देखते हैं तो वो देखते हैं कि कोई अनजान बंदा एबेल को गोली मार चुका होता है। तभी विशाल की नजर उस बंदे पर पड़ती है जो एबेल को मारकर भाग रहा होता है। विशाल उस बंदे का पीछा करने लगता है। उसके बाद हमको ये बात पता चलती है कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि काली होता है जो मोर्चरी में भद्रा के साथ ही काम कर रहा होता है। दूसरे दिन माइकल उस बंदे से सच उगलवाने की कोशिश करता है जो कब्रिस्तान से पकड़ा गया था। तो वो बंदा मनी का नाम लेता है। ये एक बहुत बड़ा गुंडा है। माइकल विशाल से कहता है कि सर ये एक बहुत ही खतरनाक आदमी है, अभी तक उसे पकड़ने के लिए उसके एरिया में पुलिस भी नहीं गई है। ये जानने के बाद विशाल और माइकल म्यूनिसिपैलिटी की ड्रेस पहनकर मनी को किडनैप कर लेते हैं। उसके बाद भद्रा कोर्ट में ये अपील करती है कि विक्की को 5 दिन के लिए कस्टडी में लेना होगा और भद्रा कोर्ट में कुछ सबूत पेश करती है, जिसके बाद जज भद्रा को इसकी परमिशन दे देती है। फिर भद्रा विक्की से पूछती है कि क्या तुम्हारा बदला खत्म हो गया है? तो विक्की कहता है कि जिसके पास एंजल का हार्ट है उसके बाद ही मेरा ये बदला खत्म होगा। दूसरी तरफ पुलिस वाले मनी को मारपीट करके उसके मुंह से सच उगलवाने की कोशिश करते हैं। तब मनी फ्लैशबैक की स्टोरी बताने लगता है। उस दिन विक्की और एंजल हॉस्पिटल से वापस अपने घर जा रहे होते हैं। एंजल उस टाइम प्रेग्नेंट होती है। तभी दूसरी साइड से 2 लोग आकर एंजल के गले में जो लॉकेट होता है उसे खींचने लगते हैं। इसकी वजह से एंजल पेट के बल नीचे गिर जाती है और काफी घायल हो जाती है। विक्की एंजल के पास जाकर देखता है तो एंजल अभी तक जिंदा ही होती है। विक्की गुस्से में आकर उन दोनों लोगों के पीछे भागता है, लेकिन गलती से उनमें से एक आदमी ट्रक के नीचे आकर मर जाता है और दूसरा बंदा वहां से भाग जाता है। और जो दूसरा बंदा भागा था वो कोई और नहीं बल्कि मनी ही था। तभी एक एम्बुलेंस आकर एंजल को हॉस्पिटल ले जाती है और इसी केस में विक्की जेल की सजा काट रहा होता है। अब कहानी प्रेजेंट पर लौटती है, जहाँ भद्रा विक्की से पूछती है कि तुमको एंजल के हार्ट के बारे में किसने बताया, क्योंकि ये बात तो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में भी नहीं है। लेकिन विक्की उसे कुछ नहीं बताता। तो भद्रा समझ जाती है कि हो ना हो ये सब कुछ फादर ने ही बताया है। अब जाकर हमको ये बात पता चलती है कि फादर विक्की के पास इसलिए आया करता था कि विक्की को इंसाफ मिल सके और एंजल के गुनाहगारों को सजा हो। और फादर को ये बात पता थी कि कत्ल कौन कर रहा है। लेकिन भद्रा की ये बात समझ में नहीं आती कि विक्की तो जेल में है, फादर हॉस्पिटल में है। इसका मतलब एक और बंदा है जिसने उन दोनों को मारा है और वो बंदा हम में से ही है। ऐसा कहते हुए हमें काली को दिखाया जाता है। काली मोर्चरी रूम में जाकर अपनी बेटी की लाश को देखता है और रोने लगता है। फिर सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है, जहां हमें दिखाया जाता है कि काली की 2 बेटियां होती है। एक का नाम प्रिया तथा दूसरी का नाम मीना होता है और जो गूंगी होती है। और प्रिया भी जेसी हॉस्पिटल में ही काम करती है। और जब एंजल का एक्सीडेंट हुआ था एंजल को जेसी हॉस्पिटल में ही लाया गया था, जहाँ डॉक्टर सलीम एंजल का ट्रीटमेंट करने लगता है और उसकी हालत देखे बिना उसके पेट से उसका बच्चा निकाल लेता है। तब तक वो बच्चा मर चुका होता है। उसी ऑपरेशन थिएटर में प्रिया भी होती है। डॉक्टर सलीम प्रिया को उस बच्चे को डस्टबिन में फेंकने के लिए कहते हैं। मजबूरी में प्रिया उस मरे हुए बच्चे को लेकर जाने लगती है, लेकिन तभी प्रिया को ये बात पता चलती है कि ये बच्चा अभी भी जिंदा है और रो रहा है। प्रिया उस बच्चे को अपने घर ले जाती है, क्योंकि अगर ये बात सलीम को पता लग गई तो वो उस बच्चे के साथ उसे भी मार देंगे। ये सारी बात आकर वो अपने फादर काली को बताती है और काली और प्रिया उस छोटी बच्चे को फादर के पास ले जाते हैं। फादर काली से ये कहने लगता है कि हमको ही कुछ करना होगा, एंजल को इंसाफ दिलवाना होगा। फिर सीन दोबारा प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है और भद्रा और विशाल को ये बात पता चलती है कि हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेते हुए उस फादर की डेथ हो गई। ये देख भद्रा विशाल से कहती है कि पहले हमको ये पता करना होगा कि एंजल का हार्ट किसके पास है। विक्की का अगला टारगेट वही होगा। इस बंदे के बारे में पता करने के लिए वो ये न्यूज़ टीवी पर टेलीकास्ट कर देते हैं। उसी समय वो मिनिस्टर अली रहमान के कहने पर विशाल का ट्रांसफर करवा देता है। ये केस सीआईडी के हाथ में थमा देता है। ये देखकर अली रहमान विशाल को सच बताने लगता है कि इस सारे कांड के पीछे मेरा ही हाथ है। मैंने ही एंजल का हार्ट 2 करोड़ रुपए में बेचा था। अब तुमने ये सच बाहर निकाला है, इसलिए मैं ही तुम्हारा ट्रांसफर करवा रहा हूँ। यहाँ पर हमको ये बात पता चलती है कि जेल में विक्की को जो लोग मार रहे थे वो अली रहमान के ही आदमी थे और इसी तरह विशाल की कार पर भी अली रहमान ने ही हमला करवाया था। मतलब उस वक्त में लोग विक्की को मारने के लिए आए थे। चर्च के फादर को भी अली ने ही मरवाया था और एंजल की बॉडी को भी डिकम्पोज करने के लिए अली ने ही अपने आदमियों को भेजा था। मतलब रहमान इन सारे सबूतों को मिटाना चाहता है। ये जानने के बाद विशाल रहमान से कहने लगता है कि मैं आपको एक शॉकिंग न्यूज़ बताता हूँ। विक्की का अगला टारगेट वो हार्ट रिसीवर नहीं बल्कि आप हो।
फिर विशाल भद्रा के पास आकर कहता है कि इन लोगों ने मेरा ट्रांसफ़र करवा दिया, ईमानदारी से काम ही नहीं करने देते। फिर जब अली रहमान अपनी गाड़ी में अपने घर जा रहा होता है, उसे वही लाइन सुनाई देती है जो विक्की कहा करता था, तुम जहाँ पर भी हो मैं तुम्हारा पीछा करता रहूँगा। फिर जैसे ही अली पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी गाड़ी में काली बैठा होता है और उसके बाद काली अली को घायल करके किडनैप कर लेता है और एक सुनसान जगह पर लाकर बांध देता है। अली पूछता है कि क्या तुमने ही मेरे बेटे सलीम को और इब्राहिम को मारा है? प्लीज़ मुझे छोड़ दो, तुम जितना पैसा लेना चाहते हो मैं तुम्हें दे दूंगा। पीछे से एक बंदा आकर अली को एक लात मारता है। अब यहाँ पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। वो बंदा कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर भद्रा होती है। मतलब सारे कांड के पीछे भद्रा ही है। फिर सीन फ्लैशबैक में जाता है। इस दिन भद्रा अपने स्टूडेंट की क्लास लेते रहती है। क्लास के दौरान काली से कहती है कि इन स्टूडेंट्स को ऑटोप्सी रिपोर्ट दे दीजिए। काली स्टूडेंट को जब वो फाइल देने लगता है तो भद्रा की नज़र उस फाइल पर पड़ती है। वो फाइल एंजल की होती है, जिसकी फ़ोटो देखकर भद्रा कहती है कि काली मैं इस लड़की को जानती हूँ। भद्रा बताने लगती है कि उस दिन भद्रा और एंजल की मुलाकात एक बस स्टॉप पर हुई थी और उस वक्त एंजल प्रेग्नेंट थी और सफ़र के दौरान भद्रा और एंजल में खूब बातें होती हैं। एंजल बहुत खुशमिजाज लड़की थी तो वो भद्रा से बहुत सारी बातें करती है और अपनी लाइफ के बारे में उसे बताती है कि वो अपनी लाइफ में कितनी खुश है क्योंकि उसे एक बहुत प्यार करने वाला हस्बैंड मिला है। और भद्रा को एक लॉकेट दिखाती है जिसमें एक साइड उसकी और उसके हस्बैंड की फ़ोटो होती है, एक साइड उसके बच्चे के लिए खाली होती है। एक स्टॉप पर वो उतर जाती है। वापस बस में बैठने के बाद भद्रा देखती है कि एंजल अपना लॉकेट बस में भूल गई है, लेकिन भद्रा को ये नहीं पता होता कि एंजल आखिर मर कैसे गई है। फिर काली उसे आगे की सारी स्टोरी बताता है और उसे एंजल की बेटी से भी मिलवाता है जो उसकी बेटी प्रिया हॉस्पिटल से बचाकर लाई थी। एंजल की कब्र को देखकर फादर ने काली और प्रिया से यही कहा था कि एंजल को इंसाफ मिलना चाहिए। उस वक्त भद्रा भी वहीं पर थी। भद्रा प्रिया से कहती है कि तुम सलीम रहमान के रूम में जाकर जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हासिल कर लो, हम उसको सज़ा दिलवा कर रहेंगे। प्रिया किसी तरह से मौका देखकर सलीम रहमान के रूम में जाती है और उसके लैपटॉप से कुछ डॉक्यूमेंट की कॉपी कर भी लेती है। इन तभी सलीम वहाँ पर आ जाता है और प्रिया वहीं पर छुप जाती है, लेकिन सलीम प्रिया को देख लेता है। उसके बाद सलीम प्रिया की बॉडी पर एसिड डालकर उसकी पूरी बॉडी जला देता है और ये साबित कर देता है कि लैब में प्रिया एसिड के ऊपर गिर गई। प्रिया को देखने के लिए जब भद्रा आती है तो उसकी हालत देखकर समझ जाती है कि किसी ने उसके ऊपर एसिड फेंका है, लेकिन प्रिया कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। इसलिए प्रिया अपनी आंखों की मदद से भद्रा को 3 लोगों के नाम बोलती है जिन्होंने प्रिया का ऐसा हाल किया था, और वो 3 नाम हैं सलीम रहमान, अली रहमान और इब्राहिम एबिल। और प्रिया वहीं पर दम तोड़ देती है। ये देखकर भद्रा बहुत टूट जाती है और उसे बहुत पछतावा होने लगता है कि प्रिया की मौत के जिम्मेदार वही है। अब जाकर भद्रा फादर के साथ मिलकर एक जबरदस्त प्लान बनाती है। फादर से ये कहने को बोलती है कि आप सिर्फ एक ही काम करो, आप विक्की के पास जाकर उसे ये कहो कि तुम जो चाहते हो वो गॉड ने सुन लिया है, गॉड तुम्हारी हेल्प करने वाला है। इसलिए फादर विक्की को इन्फॉर्मेशन दिया करता था। भद्रा फादर को ये भी कहती है कि विक्की को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि इन सब मर्डर के पीछे हमारा ही हाथ है। उसके बाद भद्रा ने सबसे पहले सलीम रहमान को किडनैप किया और उसे बहुत टॉर्चर करके जलाकर मार दिया। फिर उसी तरह एबल को भी भद्रा ने ही मारा। मतलब जब भद्रा दूसरी बार फ़ोन लेने के लिए आई थी उस वक्त भद्रा ने एबल को गोली से मार दिया था। और भद्रा के प्लान के मुताबिक जब भद्रा नीचे विशाल के पास आती है तो पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए काली वहाँ से भागने लगता है। उसके बाद भद्रा पुलिस को गुमराह करने के लिए किसी अनजान आदमी के फिंगरप्रिंट यूज़ करती है। क्योंकि वो डॉक्टर होती है इसलिए वो बॉडी के हाथों से उनकी स्किन निकाल लेती है और फिर उनका यूज़ करके पुलिस को गुमराह करती है। सलीम और एबल के क्राइम स्पॉट पर ये फिंगरप्रिंट लगा देती है और इस तरह से भद्रा ये सारी कहानी अली रहमान को बताती है और उसके बाद अली रहमान को भी मार देती है। फिर दूसरे दिन दोबारा एंजल का अंतिम संस्कार किया जाता है। बेचारा विक्की एंजल की कब्र के पास आकर बहुत रोने लगता है। उसी वक्त भद्रा विक्की को बुलाकर एंजल की वो लॉकेट देती है। जब विक्की उस लॉकेट को ओपन करता है तो वो देखता है कि उसके दूसरी साइड में एक बच्चे की फ़ोटो लगी होती है और उसे उसकी और एंजल की बेटी से मिलवाती है। तब जाकर हमको ये बात पता चलती है कि भद्रा जिस बच्चे को पाल रही होती है वो भद्रा का नहीं बल्कि एंजल की बेटी होती है। फिर टीवी में ये न्यूज़ दिखाते हैं कि अली रहमान 2 दिन से गायब है और सलीम रहमान की कार पर जो फिंगरप्रिंट्स पाए गए थे वो किसी बिहार के आदमी के हैं। तो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बिहार के लोगों ने ही अली रहमान को भी किडनैप किया हुआ है और पुलिस वाले बिहार जा रहे हैं।
इस तरह से ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी और साथ ही मेरा एक्सप्लेनेशन करना आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत यूज़फुल है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ।